हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जोन। सिविल्स जोन में हम एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें कि यूपीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस हैं उनका मॉडल आंसर हम प्रोवाइड करा रहे हैं और एक वीडियो में हम एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही कम समय में, जितने समय में आपको क्वेश्चन लिखना है लगभग उतने ही समय में हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको वो बिल्कुल कॉपी नहीं करना है और बस आपको एक आइडिया देना हमारा एक इसमें कोशिश रहेगी कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं। कॉपी करने का वैसे भी कोई बेनिफिट वैसे भी नहीं होने वाला है क्योंकि रटा नहीं जा सकता। इतना सारा कंटेंट होता है। तो लेकिन जो हमारा मोटिव है कि आपको एक डायरेक्शन पता लग जाए कि आंसर राइटिंग होती किस तरीके से है और किस तरह के आंसर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जाते हैं। और दूसरा कि पीएससी किस तरीके के क्वेश्चन उठा रही है, उसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 2020 का जीएस 2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इवेल्युएट इट्स इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। 125 शब्दों में हमें इसे लिखना था। वर्ड लिमिट बहुत क्रूशियल है क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्ड लिमिट को क्रॉस करोगे तो पहली बात तो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा, ज़्यादा वर्ड्स लिखने से ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। तो आपको ये दोनों बातें समझनी होंगी। हिंदी में क्या था? न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो पहला क्रूशियल वर्ड क्या है आपको समझ आ गया होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद। इसको हमें पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के क्या इम्पैक्ट हैं ऑन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कि जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद की वजह से किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में। तो ये दो पार्ट हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये छोटा पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कि 3 मार्क्स आपके जुडिशियल एक्टिविज्म अगर आप अच्छे से लिख दोगे तो वहां से मिल जाएंगे आपको। और बचे हुए 5 मार्क्स का है आप रिलेशनशिप को किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से उसको लिख रहे हो। अगर आप ठीक से लिख देते हो तो मुझे लगता है कि 6 से 6.5 मार्क्स तक आराम से इस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लगातार न्यूज में रहता है, कोई नया क्वेश्चन है नहीं। और दूसरा आप देखेंगे अभी जब हम हर क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कमीशन है वो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आप सिलेबस के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो अ, बहुत मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस को डील करना। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, गंगोत्री को देखिए आप। गंगोत्री यानी जहां से सवाल निकल रहे हैं, कमीशन कहाँ से सवालों को ले रहा है। तो सिलेबस आप देखिए, लगातार आपकी तैयारी में सिलेबस आपकी आंखों के आगे होना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हैं। तो लाइन है कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहीं से सीधे सीधे ये क्वेश्चन उठा लिया गया है कि किस तरीके से जो फंक्शन है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का उसको आपको पढ़ना होगा। तो यहीं से क्वेश्चन आ गया है। दूसरा, इससे भी आगे आप पढ़ें पूरा पार्ट, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी, पीआईएन। तो ये पूरा सिलेबस का एक पार्ट है। तो इस पार्ट में से किस पार्ट में से उठाया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और, इतना ही आप अगर देख लें पेपर सेट करने से पहले आप समझ गए होंगे पेपर सेटर के आगे ये सिलेबस रखा गया होगा और इस टॉपिक में से उसने इस क्वेश्चन को सेट कर दिया है। तो आपकी भी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, पढ़ते समय एक एक टॉपिक वाइज आप नोट्स तैयार करें और उन अ, से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, या दिमाग में तो कम से कम होना ही चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं।
चलिए, तो अब हम मॉडल आंसर देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जरूरी नहीं है कि आप आंसर लिखते समय लिखें कॉपी पे इंट्रोडक्शन, बिना इसके भी काम चल जाएगा, है ना। और क्या लिखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज द यूज ऑफ जुडिशियल पावर्स टू रिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म एंड एग्जीक्यूटिव एक्सेस। ये डेफिनेशन लिखी जा रही है जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो अगर आपको समझ है जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या, तो आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये बस यहाँ पर हमने एक मॉडल डेफिनेशन देने की कोशिश की है। अ, हम डिटेल में नहीं समझा सकते क्योंकि हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो हमारा मोटिव बिल्कुल भी सिलेबस कवर कराना नहीं है। हमें बस हम आइडिया देना चाहते हैं। तो मैं बहुत छोटे में शॉर्ट में आपको समझाऊं तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म है कि जो जुडिशरी के पास पावर्स थी कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक रेस्ट्रिक्टिंग उसके पास पावर्स दी गई थी कि जब भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी हद से ज़्यादा कोई पावर का मिसयूज करेगा तो जुडिशरी उसको रोकेगी। लेकिन जुडिशरी कई बार क्या करती है कि इन दोनों के काम में भी एक अड़चन जैसा डालती है कि जो काम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए था वो काम जुडिशरी अपने हाथ में ले रही है। तो दोनों तीनों बॉडीज में एक संघर्ष होता है ना। तो वही है जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। और आगे इसमें क्या लिखा गया है कि जुडिशरी सेल्फ एज्यूम्स द रोल to strike down any legislation or executive action which is against the constitution। यानी जुडिशरी खुद करने लगती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम। लेकिन इस काम को कैसे आगे किया जाता है, इस काम को किया जाता है या तो जो जुडिशरी है वो सुओ मोटो कोई एक्शन लेने लगती है खुद ही, बिना किसी की रिक्वेस्ट के या बिना किसी के पीआईएल डाले हुए इस काम को करती है, या कई बार पीआईएल किसी सिटीजन ने डाला या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डाला, तब इस तरीके के जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी इंडल्ज होती है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, यानी सवाल का पहला हिस्सा और सबसे छोटा हिस्सा। लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा मार्क्स भी, अगर हम रेशियो देखें तो सबसे ज़्यादा मार्क्स भी हमें इसी से मिलते हैं। देखो, अगर आप 4 या 5 लाइन में इंट्रोडक्शन ये छोटा सा खत्म कर देंगे तो 3 मार्क्स में से आपके 2 से 2.5 मार्क्स पूरे, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन बेशक सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स का रेशियो इसके पास होता है। तो इंट्रोडक्शन हमेशा अच्छा होना चाहिए। फिर आती है इंटरकनेक्टिंग लाइन, यानी इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी के बीच को कनेक्ट करती हुई एक लाइन अगर आप लिख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर बना देती है। तो यहाँ पे मैंने क्या इंटरकनेक्टिंग लाइन लिखी है, मैंने लिखा है द प्रैक्टिस हैज गेन्ड स्टीम ड्यू टू द ग्रोइंग पब्लिक फ्रस्ट्रेशन विद parliamentary dysfunctioning and executive lethargy in cases like environmental pollution, civil rights, etc. Its impact on relationship with executive is as follows। तो वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं। लेकिन आप देखिए इंटरकनेक्टिंग लाइन का अ, जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से पड़ेगा कि वो इंट्रोडक्शन और बॉडी को जोड़ रही हो, तभी उस लाइन का फायदा है। अदरवाइज आप लिखो मत। अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई लाइन आपके माइंड में नहीं आ रही है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है उसकी, है ना। लेकिन इसको यहाँ मैंने लिखा है तो ये दोनों आगे के पोर्शन को अभी आप देखेंगे और पिछली लाइन को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि जो पब्लिक है वो पार्लियामेंट के काम से संतुष्ट नहीं दिखती है, तो वो जुडिशरी के पास जाती है ना। पार्लियामेंट में विवाद हो रहे हैं, कोई बिल पास नहीं हो रहा है ना। लगातार पार्लियामेंट काम ही नहीं कर रही है, तो बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे काम है जिस पे पार्लियामेंट का ध्यान ही नहीं है, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डिबेट्स उसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा कानून उस पर नहीं है ना। तो बहुत सारी एनजीओज और सिटीजन्स को लगता है कि अब हमें जुडिशरी के पास ही जाना होगा। कई बार सिविल राइट से रिलेटेड कुछ कानून हैं जिनके लिए जुडिशरी के रास्ते
पब्लिक पहुंचती है। जैसे विशाखा गाइडलाइन है, आपको पता होगा विशाखा गाइडलाइन, कि जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट है उसको लेके जो कानून था वो संसद में पास नहीं हुआ था, वो गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, विशाखा गाइडलाइन जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह के काम में फिर पीआईएल का सहारा लेके हम किसके पास जाते हैं, जुडिशरी के पास। तो यहीं से जुडिशियल एक्टिविज्म की नींव पड़ती है। तो अब हम चलते हैं मेन बॉडी की तरफ। मेन बॉडी में क्या है कि अब हमें सीधे सीधे इम्पैक्ट बताने हैं कि रिलेशनशिप पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे पहला लिखा गया है, इट हैज स्टार्टेड अ गेम ऑफ वन अपमैनशिप, यानी कि एक ही जुडिशरी है वो अपने आप को सबसिस्ट मान रही है, अपने आप मतलब अ, हालांकि तीनों में लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, तीनों में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से हो क्या गया है, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से, कि जुडिशरी ने वन अपमैनशिप वाला रोल अपना लिया है कि बस मैं हूँ सर्वे सर्वा, है ना। जैसे केशवानंद भारती का जो केस हुआ था 1973, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा आपने पॉलिटी पढ़ते हुए पूरा इसको अच्छे से पढ़ा होगा कि केशवानंद भारती केस के बाद फिर एग्जीक्यूटिव ने भी उसको बदलने की कोशिश की। फिर उसके बाद मिनर्वा बिल केस भी आया, है ना। तो वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चीज़ों को फिर दोबारा यथास्थिति पे ले आई सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके का ये जो विवाद है ये चलता रहा है। फिर सेकंड देखा जाए कि एग्जीक्यूटिव ने रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स किया एनजेएसी बनाकर। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, है ना, कि जो कोलेजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने के लिए जो कोलेजियम सिस्टम है उसको खत्म करने की कोशिश की थी एग्जीक्यूटिव ने एनजेएसी बनाकर। लेकिन उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ बताकर उसको स्टक डाउन कर दिया। तो इस तरीके का विवाद रहा है। तो आपको तीन चार ऐसे उदाहरण देने होंगे। तीसरा अगर देखें तो ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द जुडिशरी टू फोर्स द इश्यू। तो ओवर इंटरप्रिटेशन का मतलब, जैसे कुछ उदाहरण देखा जाए तो एक श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था। और इसमें क्या था, आपको अच्छे से ध्यान होगा कि जब भी कोई मूवी शुरू होगी थिएटर में तो उससे पहले राष्ट्रगान होगा और सभी को वहाँ पे सम्मान में खड़ा होना होगा। तो ये श्याम नारायण चौकसी केस ही था। और लेकिन ये अ, देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की ओवर इंटरप्रिटेशन थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इस तरीके की पब्लिक प्लेस में कोई किसी को कंपल्सन नहीं है कि मूवी से पहले राष्ट्रगान हो। और इस तरीके का उसमें उसमें इंटरप्रिटेशन निकलता है इस कानून के तहत कि मूवीज, थिएटर्स, इस तरीके यहाँ ऐसी जगहों पर राष्ट्रगान या कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा उसका यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि इसको डिसऑनर माना गया है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट श्याम नारायण चौकसी केस में डिसीजन दिया। तो ये भी एक है विवाद का कारण जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में। चौथी अगर हम एक बात लिखना चाहें, हालांकि वर्ड लिमिट ऑलरेडी पूरी हो जाएंगी इसमें क्योंकि ये लगभग 150 वर्ड्स में बनाया है मैंने, लेकिन ये मॉडल आंसर है तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत वर्ड लिमिट बढ़ जाए, लेकिन आपको तीन ही काफ़ी होंगी। और चौथा क्या है कि टेकिंग अवे प्रेसिडेंशियल पावर्स टू अपॉइंट हायर जजेस इन सेकंड जजेस केस इज वन एग्जांपल। तो कोशिश क्या की गई है कि प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं उनको छीन लिया जाए, कि जो हायर जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट की ना चले। और एक्चुअली चलती भी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम में मुख्यतः जो भूमिका है वो कॉलेजियम की ही होती है, और बाकी प्रेसिडेंट की एक बस फॉर्मल जैसा उसमें रहता है उनका सिग्नेचर। अदरवाइज
आपको पता है कि कोलेजियम सिस्टम में सारी भूमिका सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है, और वो भी टॉप मोस्ट 5 जजेस। तो ये था बॉडी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं होता। क्वेश्चन कहाँ पूरा होता है? जब आप एक अच्छा कंक्लूजन लिख देते हो 2 लाइन का। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि ड्यू टू जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड अदर टू हैज सफर्ड मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट। जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो रिलेशन है, यानी जुडिशरी और लेजिस्लेचर, या कहें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच पूछा गया है, तो आपको वही लिखना है कि दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो उनमें ट्रस्ट डेफिसिट आया है पिछले कुछ समय में। दिस कैन क्रिएट अनहेल्दी एसिमेट्री इन द डेलिकेट बैलेंस अमॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एज एनविसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि एक बैलेंस की बात लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे इन दोनों बॉडीज के बीच में एक बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए, दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है जब ये जुडिशियल एक्टिविज्म रहता है। तो while the efforts of the judiciary should be applauded, at the same time judicial activism should not be treated as a pill for every ill। हालांकि जुडिशरी की कुछ बातों का हमें अपलॉड करना चाहिए, जैसे विशाखा गाइडलाइन है ना। जुडिशरी ने खुद से इनिशिएटिव लिया, तो हमें इस तरीके के जो प्रयास हैं उनको सराहना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे हमें ये भी देखना चाहिए कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो हर मर्ज की दवा नहीं है। देखो, बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना है आपको, है ना, किसी एक पक्ष में नहीं कूदना है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कंक्लूजन में आपको दोनों पक्षों को 2 लाइन में खत्म कर देना है। आपने ये भी कह दिया कि जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छा है, और आपने ये भी कह दिया कि जुडिशियल एक्टिविज्म हर मर्ज की दवा नहीं है। तो ये आपका एक बहुत ही बैलेंस्ड आंसर हो गया। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस तरीके का आंसर अगर लिखते हैं इस क्वेश्चन में, तो 8 में से 6.5 तो एट लीस्ट आपको मिलेंगे। तो आप ऐसे ही अप्रोच सीखिए हमारे इन वीडियोस के माध्यम से, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरा सॉल्यूशन 18, 19 और 20 के मेंस का आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, और यूपीपीएससी 2021 के मेंस से पहले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।